हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्त लोग, अगर मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें ताकि और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ और आपको बढ़िया मतलब ललन टॉप सीरीज़ जीके की मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ और पीडीएफ भी मैं आपको डालूँ। तो सपोर्ट करिए दोस्त, सब्सक्राइब करके इसको और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया। तो ये किसने लॉन्च किया, इसका आंसर तो यूएसए आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन क्यों किया ये ज़रा देख लेते हैं डिटेल में अपन। यूएसए ने हाल ही में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया। ये गार्जियन ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया है? इसलिए किया है क्योंकि कुछ समय पहले आपको पता होगा कि एक जहाज़ लाल सागर से आ रहा था, रेड सी से। तो इस जहाज़ को यमन के हौती विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया था इस जहाज़ पर। हौती विद्रोहियों से मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया है यूएसए ने। अब ये क्या है ज़रा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है लाल सागर, इधर अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, इधर सऊदी अरब है, यहाँ पर यमन है, यमन की राजधानी सना है। ठीक है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली नहर है ये है सुएज़ नहर, और ये बहुत ही व्यस्तम नहर है। आप देख रहे होंगे ये दोनों को जोड़ती भी, और यहाँ व्यस्तम मतलब बहुत ज़्यादा आवागमन चलता है यहाँ पर। ठीक है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन मतलब बहुत सारे, लगभग अभी 10 देशों ने इस पे शामिल हुए हैं होकर यहाँ नौसेना खड़ी होगी यहाँ पर। ये एक्चुअली क्या है, नौसेना खड़ी होगी ताकि ये हौती विद्रोह से जहाज को जो आक्रमण कर रहे हैं इनको रोका जा सके। तो ये बहुराष्ट्रीय नौसेना गठबंधन हुआ है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी आप जानते हैं, ये पोटोमेक नदी के किनारे है। अब वाशिंगटन डीसी में दो के हेडक्वार्टर्स है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। ऑपरेशन कावेरी कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में लॉन्च किया गया। सूडान की राजधानी खार्तूम है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में लॉन्च हुआ है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में लॉन्च हुआ। म्यांमार की राजधानी क्या है आपकी? नापीता। करेंसी इसकी क्या आते हैं? म्यांमार एक पर्वत श्रेणी है। म्यांमार में एक पर्वत श्रेणी है, आराकोयम में पर्वत श्रेणी। यह आराकोयम में पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये म्यांमार में। यहाँ एक चक्रवात भी आया था, इस चक्रवात का नाम है मिचोंग, याद रखिएगा। म्यांमार में एक चक्रवात आया था, इस चक्रवात का नाम जो है मिचोंग है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में भारतीयों के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय, अभी पता है अजय हमास के विरुद्ध आपस में युद्ध हो रहा है, तो इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। हाल ही में आइसलैंड के उसाविक संग्रहालय ने किसे लीप प्रेक्षण लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार का नाम क्या है? लीप एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया किसे? तो लीप एरिक्सन लूनर पुरस्कार, ये पुरस्कार आइसलैंड का उसाविक संग्रहालय देगा। ये पुरस्कार उसको मिलेगा जो चांद की खोज या चांद की जानकारी देगा। तो आपको भी पता है कि वहाँ जाकर तो ऐसा अभी भारत ने ही किया है। चंद्रयान 3 गया था तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। ये अवार्ड किसने पहुँचाया था? भारत के इसरो ने पहुँचाया था, तो इसरो को ये अवार्ड मिला है। अब बात इसरो की आई है, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी वो देख लेते हैं। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसके जो हेड है, प्रमुख है अभी, वो कौन है? एस सोमनाथ जी है। चंद्रयान 3 की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को। किस व्हीकल के थ्रू हुआ था? किस रॉकेट के थ्रू? LVM 3 M4 द्वारा लॉन्च हुआ था। ये पहुंचा था
23 अगस्त को चांद पर पहुंच गया था। जहां पर इसने अपना कदम रखा था उस पॉइंट का नाम हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका लोगो जो है बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान ही है। इसका हेड जो है मुखिया प्रमुख वो है समीर कामत। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मैंने कल भी पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप आज फिर भी बता रहा हूँ इस बारे में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये भारत में खेल जगत का सबसे बड़ा हाईएस्ट पुरस्कार है। इसकी राशि जो है 25 लाख है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 2023 में 2 लोगों को मिला है, चिराग और सात्विक की जोड़ी को। ये चिराग सात्विक मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया, फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने कल आपको बताया था। इन दोनों को बैडमिंटन के लिए मिला है और राशि है इनामी राशि 25 लाख। चलिए अगला देखेंगे व्यास सम्मान के बारे में। तो व्यास सम्मान 2023, व्यास सम्मान 2023 ये पुष्पा भारती को मिला है। व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला है। किस नोबेल के लिए मिला है? यादें यादें और तेरी यादों के लिए मिला है। नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे मिला है? अब्दुल्लाही माहिर को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किसको मिला है? तो माइकल डगलस को मिला है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला है? गोवा में दिया गया है ये। एंडलेस बॉर्डर मूवी को मिला है। अगला आज का तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में ये जितने फैक्ट मैं जल्दी बता देता हूँ इसका मतलब है ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पर पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो भारत ने हाल ही में शीतकालीन रिसर्च के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। कहाँ के लिए किया गया? आर्कटिक के लिए। आर्कटिक पता है उत्तरी नॉर्थ पोल में आता है ये, जहाँ पर बर्फ़ ही रहती है ज़्यादातर। तो भारत ने ऐसा पहली बार इसलिए किया है, पहले भी किया था, गर्मी में किया था, लेकिन पहली बार ठंड में शीत के लिए ऐसा करने वाला भारत पहली बार कर रहा है ये, ठीक है। तो वैसे आर्कटिक में भारत का एक स्टेशन भी है जिसका नाम है हिमाद्री स्टेशन। ये हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर है? तो ये नॉर्थ पोल पर है। नॉर्थ पोल पर नॉर्वे में है। यह नॉर्थ पोल से ये 1200 किलोमीटर आगे है। आर्कटिक के अंदर एक मात्र हिल स्टेशन भारत का जो है वो हिमाद्री स्टेशन है, ठीक है। पहले हम गर्मी में भेजते थे, अब पहली बार ठंड में आर्कटिक के लिए शीतकालीन रिसर्च के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। अगला देखेंगे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस पर अधिकार किस देश का है? तो डेनमार्क का इस पर अधिकार है। इसको लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन सा है? जो हमने अभी लॉन्च किया है शीतकालीन शोध मिशन। शीतकालीन शोध मिशन जो लॉन्च करा वो किसने किया है? मंत्रालय का नाम है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब देखिए आर्कटिक आप समझ गए नॉर्थ पोल पे आता है, अंटार्कटिका साउथ पोल पे आता है। तो अंटार्कटिका में भारत पहले ही 3 मिशन भेज चुका है। पहला मिशन जिसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों जो है साउथ पोल में भेजा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आर्कटिक पर कौन सा भेजा है? शीतकालीन भेजा है, शीतकालीन शोध भेजा है। और यहाँ पर कौन सा भेजा आपने? दक्षिणी, मैत्री और भारती, ठीक है। 21वां जनजाति के बर्फ पे घरों को क्या कहते हैं? देखिए भाई वहाँ पर 21वां जो जाति का नाम है, इनके घरों का नाम है इग्लू। इग्लू का मतलब ये होता है बर्फ के जो घर होते हैं उनको हम इग्लू कहते हैं। याद रखिएगा बर्फ के घरों को हम इग्लू कहते हैं। देखिए अगला देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विंसन मैसिक है। यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी, अंटार्कटिका में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम जो है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हाल ही में लुपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया?
या किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो लुपेक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। लुपेक्स मतलब लूनर, पे मतलब पोलर, एक्स मतलब एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो ये दो देश मिलकर शामिल कर रहे हैं, मतलब ये इसरो और जाक्सा। इसरो जो है हमारी भारत की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, और जाक्सा जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। दोनों मिलकर लुपेक्स भेज रहे हैं। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय केमलिट्स वर्ष घोषित किया गया? केमलिट्स मतलब होता है ऊँट, केमलिट्स मतलब ऊँट होता है। ठीक है, यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ आया तो यूएन आया, यूएन की हम बात कर लेते हैं। तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आपको पता है हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। इसका हेडक्वार्टर, इसका हेड जो अभी मुखिया है वो एंटोनियस गुटेरस है। इसके 6 अंग हैं। ठीक है, 2023 जो वर्ष था अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष था। वो भाई 2023 को यूएनए ने किस हिसाब से घोषित किया गया था? वो मोटे अनाज का वर्ष था, या मिलेट वर्ष या बाजरा वर्ष भी बोल सकते हैं। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय संघ ने कैमिलिट्स वर्ष घोषित किया है, या ऊँट का वर्ष घोषित किया है इसे। ऊँट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाला ऊँट होता है, दो कुबड़ वाला ऊँट होता है। अभी तक आपने एक ही कुबड़ वाला ऊँट देखा होगा जो हमारे यहाँ मिलता है, जिसका नाम है डोमेट्री ऊँट। एक कुबड़ वाले को क्या बोलते हैं? डोमेट्री ऊँट कहते हैं। दो कुबड़ वाला मिड एशिया में मिलता है, इसे बैक्ट्रियट ऊँट कहते हैं। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता साल कौन सा वर्ष घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष तो 2010 को घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, पहले तो हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, वो तो देखेंगे, और ये कब डॉल्फिन को बोलते हैं। लेकिन ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा नदी में डॉल्फिन को घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा नदी में रहती है, डॉल्फिन को घोषित किया गया। डॉल्फिन कौन से दो जीव की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? वैसे नॉर्मली आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन कोई ऐसे दो जीव है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो वो दो जीव कौन से हैं? तो ऊँट है और लामा है, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हिंदी भाषा का साहित्यिक अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार का। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार अभी हाल ही में मिले हैं, तो किसको मिला है वो देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये साहित्य अकादमी देती है, और ये साहित्य अकादमी सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर आती है। तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषा में देते हैं। अब आप बोलेंगे कि संविधान में तो 22 भाषा है, 24 भाषा कैसे हो गई है? तो दो भाषा मैं बता देता हूँ आपको, इंग्लिश और राजस्थानी, ये दो भाषा जोड़ेंगे तो 24 भाषा में दिया गया है, ये पुरस्कार मिलता है। अभी राजस्थानी भाषा अलग है, संविधान में इसको दर्जा नहीं मिला है। हिंदी में राजस्थानी, ठीक है, हिंदी में मिला। अभी 24 भाषा है ना राजस्थान में। अब हमारे पास कितनी भाषा है? संविधान में 22 भाषाएं। हिंदी में किसको मिला? सुल्तानपुर को मिला है। ये कहाँ के? देखिए हिंदी में सुल्तानपुर कहाँ पर आता है? यूपी में। तो यूपी के संजीव जी को मिला है। हिंदी में मिलने वाला है किसको मिला? संजीव जी को मिला। ये कहाँ के? सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर कहाँ? यूपी में आता है। किस उपन्यास के लिए मिला? मुझे पहचानो दोस्त, इसके लिए मिला। मुझे पहचानो, इसके लिए इनका उपन्यास का नाम है। अंग्रेजी में किसको मिला है? नीलम शरण को मिला है। इनका उपन्यास है रिक्वियम इन रॉय। जानकी को मिला है, उपन्यास के लिए मिला इनको, है ना।
जानकी उपन्यास के लिए मिला नीलम को, इतना शॉर्टकट याद रखिएगा, नीलम जी को जानकी उपन्यास के लिए मिला। जानकी जहाँ भी शब्द देखे वहाँ आप टिक कर देना। उर्दू के लिए शादी का नवाब शेर को मिला है, शादी का नवाब शेर को मिला है। किसके लिए? राजदेव की अमराई। अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत भाषा के लिए मिला है, शून्यन मैग्नम के लिए मिला है, इनका उपन्यास है। 24 भाषा में आप समझ गए, 22 भाषा तो हमारे संविधान में है, इंग्लिश में इंग्लिश प्लस राजस्थानी। बहुत सारे याद नहीं रखेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने याद रखा 4। मूल संविधान में मैं भाषाओं का जिक्र बता देता हूँ। जब हमारी संविधान बना था तो मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख था। अब 15वीं भाषा जोड़ी गई कैसे, तो मैं बता देता हूँ। 14 के बाद 22 भाषा कैसे हुई, किस तरह संविधान के संशोधन के तहत हुई, उन भाषाओं का नाम क्या था, ये मैं आपको बता देता हूँ। 15वीं भाषा सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 16वीं 17वीं 18वीं, इसको मैं शॉर्टकट में याद रखूँगा नमक। नमक मतलब बोले तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को ये 16वीं 17वीं 18वीं भाषा के रूप में तीनों को 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अगली बात करते हैं हम बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली 19, 20, 21, 22 भाषा हो गई है। ये 92वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई थी। बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली। 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसको मिला था? 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसको दिया गया था? तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया था, बद्रीनारायण को दिया गया था। हिंदी का किसको दिया गया था? बद्रीनारायण को दिया गया था। और तुमड़ी के शब्द के लिए बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में पाल लिच को किसके लिए मिला? पाल लिच को मिला है प्रोफेट सॉन्ग के लिए मिला, प्रोफेट सॉन्ग के लिए मिला है। बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में पॉल लिच को मिला है, किसके लिए? प्रोफेट सॉन्ग के लिए मिला। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में जॉर्जी गोस्पिडनो को मिला है, टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए मिला। किसके लिए? टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। चलिए अगला देखेंगे बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय है। ध्यान रखिएगा, बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिला था, इनका उपन्यास का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पहली भारतीय महिला गीतांजलि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था 2022 में। किसके लिए? रेत की समाधि के लिए इनको मिला था, रेत की समाधि के लिए इनको पुरस्कार मिला था। ग्रैमी पुरस्कार रिकी केज को तीसरी बार मिला है। ग्रैमी पुरस्कार पहले तो ये देख लेते संगीत के लिए दिया जाता है, तो रिकी केज को तीसरी बार मिला है। एमी पुरस्कार ये टेलीविज़न के लिए दिया जाता है। अभी हाल ही में कॉमेडी के मामले में पहले भारतीय को मिला है, उन भारतीयों का नाम है वीरदास जी को मिला कॉमेडी में। हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध के लिए किसके प्रति चेतावनी जारी की है? साइबर अपराध तो आप समझते ही है भाई, कंप्यूटर से कंप्यूटर की चोरी करना, मतलब इन्फॉर्मेशन चोरी करना, किसी कंप्यूटर के घुसकर उसकी इन्फॉर्मेशन को चुराना, हैक कर देना, ये सारे जो है ऑनलाइन का फ्रॉड जो हो रहा है वो साइबर क्राइम के अंदर आता है। इसके लिए स्मिशिंग, किसके लिए इन्होंने चेतावनी दी? स्मिशिंग के लिए दिया। स्मिशिंग क्या है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना। स्मिशिंग SMS एंड फिशिंग, SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और फिशिंग के लिए गए। ये नया साइबर अटैक है, ठीक है, स्मिशिंग, इसलिए इसके लिए भारत सरकार ने चेतावनी दी है। चेतावनी ये दी है कि कोई भी अगर आपके पास लिंक आती है तो उसे आप ओपन ना करें प्लीज़, किसी भी तरह का है वो बैंक, वो अथॉरिटी कंपनी जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या कोई भी गवर्नमेंट संस्था हो गई, उसके नाम से आपके पास आएगा तो आप सोचेंगे कि बैंक का मैसेज खोल लो, तो किसी भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। जो भी जानकारी लेना है वो बैंक में जाकर ही लेना है ना, ये है। अब बात करें मालवेयर क्या है, तो मालवेयर भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब समझ जाओ, दुर्भावना और सॉफ्टवेयर दोनों है, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो दुर्भावना रखता है, मतलब गलत भावना रखता है। मालवेयर का उदाहरण रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर किसका उदाहरण है? मालवेयर का उदाहरण है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? RTI एक्ट 2005 में आया था। सूचना तकनीकी अधिनियम किस वर्ष में से संबंधित है?
आईटी एक्ट 2009। डीजी कवच अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया, किसके लिए? तो डीजी कवच अभी हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया भारत के लिए। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, आभासी करेंसी। जो आभासी करेंसी मतलब समझ रहे हो ना, कंप्यूटर वाली कंपनी, मतलब दिखती नहीं है ऐसी क्या। अगला देखते हैं, हाल ही में चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई? चिल्लई कला, चिल्लई कला कहाँ पर? चिल्लई कला मतलब हार्ट कांपा देने वाली ठंड है, ये सर्दी है। चिल्लई कला का मतलब समझ लो, चिल्लई कला मतलब हार्ट कपा देने वाली ठंड या सर्दी है। ये कश्मीर में बर्फबारी के कारण शीतलहर चलती है, इसलिए जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई है। ये 40 दिन की रहने वाली है। चिल्लई कला में सबसे कठोर ठंड, ये सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये 40 दिनों में तक रहेगी, 31 जनवरी 2024 तक ये रहेगी। 20 दिन के लिए रहेगी चिल्लई खुर्द और 10 दिन के लिए रहेगी चिल्लई बच्छा। तो आपने देखा 40 दिन के लिए रहेगी कौन? चिल्लई कला, और 20 दिन के लिए रहेगी चिल्लई खुर्द, और उसके बाद 10 दिन की रहेगी चिल्लई बच्छा। तो ये फरवरी तक का पूरा चिल्लई चलेगा। जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। करेवा भूमि किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर या जाफरान के लिए प्रसिद्ध है। ये कश्मीर घाटी में मिलती है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर के हैं, हंगुल के लिए बहुत फेमस है। ट्रांस हिमालय में कितने हिस्से हैं? ये ट्रांस हिमालय के कितने हिस्से हैं? तो याद रखिएगा 4 है इसके हिस्से। कौन सा याद रखिएगा ट्रिक? कलेजा। कलेजा मतलब होता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर प्लस कैलाश पर्वत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 20 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य है गरीबी और भूखमरी को ख़त्म करना। एसडीआर के जितने भी लक्ष्य हैं उनको टारगेट करना या उनको लक्ष्य बनाना इसका उद्देश्य है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? FIH मतलब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लाजेन में है। बेस्ट प्लेयर की मैं बात करूँगा तो बेस्ट प्लेयर मेल में अगर बात करता हूँ तो हार्दिक सिंह जी है, ये मिडफील्डर है, ये भारत के है। फीमेल की बात करता हूँ तो जेन डेवार्ड है, ये नीदरलैंड की महिला है। महिला कोच ऑफ द ईयर सविता को मिला है, ये भारत की है। अभी हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? इगा स्विटेक को मिला है। अभी हाल ही में टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनीषा कल्याण बनी है। टाइम पर्सन ऑफ द खिताब किसे प्राप्त हुआ है? टेलर स्विफ्ट को मिला है। टेलर स्विफ्ट को मिला है। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त गया है? तो हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का जो अध्यक्ष है वो किसको नियुक्त किया गया? संजय सिंह को किया गया है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ आया है तो ज़रा डिटेल देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1967 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। वर्तमान में अध्यक्ष जो है संजय सिंह है। इन्होंने हराया किसको? अनिश शोरण को हराया। इनने किसको रिप्लेस किया है? संजय सिंह ने ब्रजभूषण को रिप्लेस किया है। ब्रजभूषण को आप जानते होंगे, पहले भी ये बहुत चर्चा में रहे हैं, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है। मैं कल आपको बताऊंगा। ब्रजभूषण जी की बहुत चर्चा में रहे हैं ये। चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म करते हैं दोस्त। अगर मेरा करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और मेरा सपोर्ट करिए। मैं आपको PDF भी डालना शुरू करूँगा, है ना। तो अभी ललन टॉप सीरीज़ GK की मैं लाऊंगा, अभी उस पर ही तैयारी चल रही है।
चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्त, फिर कल मिलते हैं अपन।